नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ बोल देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कारण से किसी बच्चे का ना कभी ख़राब नंबर आ जाता है। ऐसा होता है ना एग्ज़ाम्स में कभी। अब एक ऐसा बच्चा है जिसका हमेशा 70, 80, 90 के आसपास का नंबर आ रहा हो तो वो और अचीव करना चाहता है। मगर जब आप जूनियर क्लासेस में होते हैं, छोटे क्लासेस में होते हैं, तो आपके लिए ये काम करना थोड़ा सा आसान होता है। मगर जैसे जैसे आपका क्लास ग्रो होता है, बढ़ते हैं, तो आप अपने क्लास में से ही ऑब्जर्व कीजिएगा ना कि जिस बच्चे का एक बार नंबर ख़राब आ गया, तो अगर उसको वो तुरंत ही उस चीज़ पे ध्यान देकर के उस चीज़ को ठीक कर लिया तब तो वो ठीक हो गया। मगर मान लीजिए पहली बार ख़राब नंबर आया, दूसरी बार उससे ख़राब आया, तीसरी बार उससे ख़राब आया, तो बेचारा क्या करता, थक हार करके मैथ को छोड़ ही देता, बोलता भाई किसी भी तरीके से मैथ पास हो जाए ये बहुत है मेरे लिए। तो इस कहानी से आप लोग हमेशा बचिए, हमेशा से। अगर आपका एक बार नंबर ख़राब हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसको बनाने के बाद क्या होगा, ना केवल आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एक लेवल आप पहुंचेंगे, बल्कि इसका फ़ायदा 10th क्लास के बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर किसी भी तरह के अगर आप IIT वगैरह का तैयारी को सोच रहे होंगे तो उसमें भी ये आपके सोचने की स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जैसे ही आपको सोचने की स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वैसे आपको ये फ़ायदा करेगा। खैर, अब जो हम लोग अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एंगल के बेसिकली पढ़ना क्या है कि ट्रायंगल्स को पढ़ना है। आप ये देखिए होइएगा कि किसी भी बिल्डिंग के हाइट के बारे में कि आखिर ये बिल्डिंग कितना ऊंचा है, इसके बारे में अगर कोई बात करे तो वो कैसे कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी का आँख है, ये आँख है किसी भी आदमी का। यहाँ से वो क्या कर रहा है, एंगल को देख रहा है। ये यहाँ से देखना शुरू किया तो देखते देखते वो क्या देखा, इस बिल्डिंग के टॉप को। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, जनरली ऐसे करके बिल्डिंग के टॉप को देख रहे होते हैं। अगर आप कभी भी बड़े शहरों में जाइएगा जहाँ पे 40 फ्लोर का 50 फ्लोर का बिल्डिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से ऊपर करके, बस 10 फ्लोर का भी बिल्डिंग होगा तो आप ऊपर करके ही देखेंगे। यहाँ तक कि सिंगल फ्लोर का भी होगा तो भी आप ऊपर करके ही देखेंगे। तो आखिर अगर उनको हाइट को फाइंड करना होगा तो ये सुनने में काफ़ी हसास लगता है, मगर इसका रियल टाइम प्रैक्टिकल वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री का। यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है उसका एक एग्जाम्पल से देख के बात कर रहे हैं पहले। तो आँख से क्या किया, आप इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देखें, आपको वो दिखेगा। आप क्या किया है कि बिल्डिंग से लेकर के इसके मेजरमेंट को मेज़र कर लिए कि आप जहाँ पे खड़े होकर के देख रहे होंगे वहाँ से इसको देखा जा सकता है। भाई यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा करके, यानी कि जो चांद शेप का आता है उसको लगा करके आप बिल्डिंग के टॉप को देख लिए। आपके पास में ये एंगल आपको पता लग गया, ये वाला एंगल कितने का होगा वो पता लग गया। अब आपके पास में ये जो डिस्टेंस होगा यानी कि बी, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, वो फाइंड आउट कर लिए। अब एक फार्मूला होगा यूज़ करते हैं हम लोग कॉट का, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। कॉट थीटा, थीटा यानी कि एंगल को हम लोग जनरली थीटा यानी कि एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये बिल्डिंग होगा तो स्ट्रेट बिल्डिंग ही होगा यहाँ पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ही बनने वाला। ये मेरे पास में आ गया परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला हो गया। कॉट थीटा का वैल्यू जिस किसी भी एंगल से आप देख रहे होंगे 30, 45, 60, बेसिकली जो पढ़ना है अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। 30 का, 45 का, ये 60 का, जिस किसी भी एंगल से आप देख रहे होंगे उसका वैल्यू यहाँ पे होगा। बेस आपके पास में फाइंड आउट किया हुआ है। अगर इसके वैल्यू हमको पता लग गया कॉट 30 का या फिर कॉट 60 हो गया, कॉट 45 हो गया, कितनी डिग्री पे आप उस चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप पी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पी यानी कि बिल्डिंग के हाइट को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये काम हम लोग बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग करते हैं इसका, तो हम लोग इस तरह से इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। खैर, इसके अलावा जो हम लोगों को पढ़ना है इस चीज़ में, इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10th क्लास में ही या फिर इससे पहले भी आप लोग ये चीज़ तो बहुत बार पढ़े होंगे कि मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो मेरे पास में ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। देखिए, ट्रायंगल के बारे में जब भी बात करिएगा इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी वर्टिसेस यानी एंगल के बारे में बात करेंगे तो हमेशा एंगल को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। हमेशा एंगल को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बी कैपिटल लेटर में, सी कैपिटल लेटर में। मगर जब इसके साइड के बारे में बात करेंगे तो साइड को हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। बी हो गया, यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे एच आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड बन रहा होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। इसके अलावा हाइपोटेन्यूस कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हाइपोटेन्यूस कभी कुछ और नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एंगल को मेन टारगेट करके बोल रहे हैं, यानी कि थीटा के बारे में जो बात कर रहे थे, अगर हम उस थीटा को यहाँ पे लेकर के आ जाएं तो थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगा हमेशा वही परपेंडिकुलर होगा, हमेशा वही। इसका यही मतलब हो गया कि अगर हम थीटा को उठा करके यहाँ पे ले जाएं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगले फिगर में मेरे पास में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लोग
ट्रिग्नोमेट्री जब भी बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे। ये मेरे पास में कैपिटल ए, ये मेरे पास कैपिटल बी और ये मेरे पास कैपिटल सी। बहुत सा बच्चा एच को कैपिटल लिख देता है, पी को कैपिटल, बी को कैपिटल लिख देता है। तो ये खास करके बार बार बोलना पड़ता है कि हमेशा साइड को रिप्रेजेंट करते समय छोटे वाले लेटर से ही, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे हम थीटा को लिख दें तो थीटा के ठीक अपोजिट क्या बताया गया, परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि थीटा के ठीक अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस एक तरह से फिक्स ही हो गया आपका यहाँ पे। और जो बचा रह गया वो क्या बचा रहेगा आपके पास में, बेस बचा रह जाएगा, यानी कि बी। बहुत से बच्चे क्या करता है, इसको इस तरह से भी बोलता है कि थीटा जहाँ पे लिखा होगा इसके ठीक बगल का जो एंगल होगा वो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट साइड की होगा, यानी कि एडजेसेंट साइड को जनरली वो बेस भी बोलता है। तो बहुत से जगहों पे बेस चलता है, 99% जगहों पे तो बेस ही परपेंडिकुलर बोला जाता है, मगर कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि एडजेसेंट ए डी जे, यानी कि एडजेसेंट का भी यूज़ करते हुए दिख जाएगा आपको। जब फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे तो इसमें एक आध जगह पे कोशिश करेंगे बताने का, वैसे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हम इसके बारे में कोई खास बात करने वाले भी नहीं है। तो ये होगा। अब जब हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग इसमें एक चीज़ बचपन से पढ़ते आए हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें बहुत सा बच्चा अगर कंफ्यूज ना हो तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो ये भी मेरे पास में सही हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को दोनों रूट अंडर में होगा। ठीक, आर डी शर्मा को बनाने के पीछे टारगेट ही यही है कि अगर जिस किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि मेरे पास में उनको और गाइडेंस मिल सकता था और भी ज़्यादा हम अच्छा कर सकते थे और कोई बताने वाला नहीं था, कम से कम वो चीज़ मेरे ख्याल से उसमें यह चीज़ ना आ पाए। तो खैर अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक एक करके बात कर लेते हैं। हम लोगों को टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करना है, एक एक करके लिख लेते हैं, एक एक करके समझ भी लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, थीटा का मतलब हो गया एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। थीटा की जगह पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, पी, क्यू, एम कुछ भी कैपिटल लेटर में चलेगा, थीटा हो गया साइन की जगह पे। अगर यहाँ पे लिख दे कॉस, मेरे ख्याल से अगर बीच में कहीं ब्लड आ रहा हो तो थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। एक बार फिर से मेरे साथ बोल भी लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। नीचे यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए ये तो वैसे तो हर एक टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, जो जैसे पढ़ा सके वो वैसा का वैसा सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें तो इसको लिखेंगे पी अपॉन में एच। साइन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा लिखेंगे पी अपॉन में एच, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे पास में ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो इस साइड के बारे में और इस साइड के बारे में बात चल रहा है। साइन थीटा की जगह पे क्या लिखे, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस के बारे में तो बात करेंगे तो लिखेंगे बी अपॉन एच, और टेन के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे पी अपॉन में बी। दूसरी तरफ कॉसेक साइन का ठीक रिवर्स हो जाएगा, कॉसेक साइन का ठीक रिवर्स होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में पी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एच अपॉन में पी, ठीक है। इसका ठीक अपोजिट होगा। सेक के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी, और कॉट के बारे में बात करें तो ये होगा बी अपॉन में पी। हम लोगों को इतना ही समझना है, साइन के ठीक अपोजिट में आएगा कॉसेक, कॉस के ठीक अपोजिट में आएगा सेक थीटा, और टेन थीटा के ठीक अपोजिट आएगा कॉट थीटा। देखिए मैथ को तो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है ना। ट्रिग्नोमेट्री अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो केवल अलजेब्रा और उसके बारे में पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री के बारे में। मगर इसके बारे में अभी हम लोगों को लॉग जो 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस तो नहीं होता है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, मगर पढ़ना है लॉग के बारे में, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी एक पार्ट है मैथ का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले बात क्या की, साइन थीटा के बारे में, फिर कॉसेक थीटा के बारे में, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में। अगर आपका ये बाय हार्ट याद हो गया अभी कभी 5-6 बार, अगर आप इसी वक्त मेरे साथ साथ ही बोल लेंगे ना तो अभी ही आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार उसको कमेंट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है आर डी शर्मा को बनाने के पीछे एक लॉजिक तो ये भी कहता है कि अगर आप आर डी शर्मा को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि सर बहुत मोटा बुक है, इतना मोटा बुक हम लोग कैसे बनाएंगे, इतना का क्या है, ये वो है। तो मेरा टारगेट ही पहले बोल चुके, मेरा टारगेट ही उन बच्चों तक है पहुंचने का है जिनको ये लग रहा है कि अगर उनके पास
कोई एक्सक्यूज़ ना रह जाए ज़िंदगी को लेकर के कि अगर ये कोई बताने वाला या बुक रहता मेरे पास तो ये नहीं हो पाता। मगर ये सोचे रहिए, देखिए कि अगर हम 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी 1 से 1.5 घंटे रोज़ अगर मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे तो ये कर ही सकते हैं। अब भैया ये मत बोल देना कि मेरे पास मैथ्स पढ़ने के अलावा भी बहुत काम है। हम लोगों के अलावा भी 10th क्लास का मैथ्स बनाने के अलावा और भी काम होता है। तो ये एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा, ये ठीक भी नहीं लगता। उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला लिख लिए होंगे। अब क्या है कि इसके अलावा हम लोग अब बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या बात करेंगे? देखिए, जब कभी भी ये होगा एग्जाम्पल जिसके पास में होगा उसके लिए तो एग्जाम्पल्स ठीक है, वरना अभी हम सीधे से एक्सरसाइज पे ही आ जाते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन। आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ था अभी। इस 6 में से एक गिवन है आपके पास में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ऑब्वियस बात है एक गिवन है तो एक के अलावा ही आपको फाइंड करना है। पहला का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है साइन ए इज इक्वल टू 2/3। क्या लिखा हुआ है? साइन ए इज इक्वल टू 2/3। तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये शुरू में समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम्स में इसी तरीके से बना के आएंगे। अगले आने वाले 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, मगर बना के आपको ऐसे ही आना है एग्जाम्स में। हम लोग को ये पता है कि अगर कहीं पे लिखा होता है साइन का फॉर्मूला तो क्या लिखा होता? P/H, यानी कि P के, अब ऑब्वियस बात है ये और ये इक्वल है तो इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में अगर समझना चाहें तो क्या इसको 2x/3x के फॉर्म में समझेंगे। ये x मेरे पास में रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सारा का सारा रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ ही रहे हैं तो ये रेशियो के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2x/3x लिख दिए, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2x। और h यानी कि हाइपोटेनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x को। ये तब रिप्रेजेंट, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इसका मतलब है कि इसके अपोजिट का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा, यानी कि a, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ वो a ही लिखा हुआ है। b और c आपको जिसको मन करे उसको आप सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो ऊपर b नीचे से लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे पहले b फाइंड कर लेना है। तो देखिए b फाइंड करने के लिए ये अभी तुम लिख के बता दे रहे हैं, मगर हर एक क्वेश्चन में तो ऐसा लिखना भी नहीं होगा आपको, मगर समझने के लिए समझ लीजिए। h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होगा, ये तो कन्फर्मेशन है। यानी कि b² इज इक्वल टू h² माइनस p² होगा, यानी कि b इज इक्वल टू √h² माइनस p² हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास में h की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 3x, और p की जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 2x। तो हम लोग सीधे सीधे से वैल्यू ही पुट कर देते हैं, यानी कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? √9x² माइनस 4x²। अगर हम इसको ठीक से लिख पाएँ तो क्या बचेगा? 5x²। अब यहाँ पे जो आपके पास में वैल्यू आया 5x² का, उसमें x क्या है मेरे पास? पावर 2 है इसका, यानी कि 2 के पेयर में बन रहा है तो एक x मेरे पास में बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसको क्या x√5 ऐसे लिख लीजिए या 5x ऐसे लिख लीजिए, जैसा आपका मन करे आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे उस वैल्यू को आराम से लिख दीजिए x√5, ठीक है, जैसा आपका मन करे। दोनों तरीका बता दिया गया। अब इसमें इस बात का खासा ख्याल रखते हुए आपको आगे की तरफ मैथ बनाना है कि अगर यहाँ पे मेरे पास में ये वैल्यू आ गया तो ये याद रखिएगा, हम लोग 9th पढ़े भी होंगे या पढ़े ही होंगे पहले भी, कि मेरे पास में 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ना था किसी भी एंगल, जो सबसे बड़ा, किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट का साइड भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक। अब यहाँ पे √5 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास कहीं रफ एंड टफ में देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास का ही नंबर आएगा, ठीक। तो यानी कि ये नंबर और इस नंबर √5 में कंपेयर किया जाए तो √5 देखने में 5 देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, मगर √5 का जो वैल्यू आएगा वो छोटा हो जाएगा इस वाले से। यानी कि जो मैथ बना है वो सही बना हुआ, इसको लेके घबराने का कहीं की बात नहीं है। अब अगला स्टेप में क्या करना है? देखिए यहाँ पे साइन थीटा तो लिखा हुआ है तो हम साइन थीटा के लिए लिख देते हैं, मगर साइन थीटा आप एग्जाम्स में लिख करके मत आइएगा। साइन a इज इक्वल टू 2/3, ये आपके पास में पहले से गिवन है, या बहुत चालाकी करना हो तो यहाँ पे गिवन लिख दीजिएगा, ठीक। मेरे ख्याल से चालाकी करने का भी वैसे कोई एग्जाम्स में ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है ये। साइन थीटा के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बात किए थे? कॉस के बारे में। तो कॉस ए एंगल को मेंशन करना कंपलसरी है ताकि ये पता लग सके कि हम इसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। तो कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला कॉस का क्या होगा? b/h। बेस मेरे पास में क्या दिख रहा है? x√5 का, और हाइपोटेनस क्या दिख रहा है? 3x का। तो x और x को अगर हम काट दे तो मेरे पास में क्या आएगा? √5/3, यानी कि कॉस a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √5/3, ये अपॉन में ये।
कॉस के बाद अगला बात क्या करना था, टेन के बारे में बात किया गया था। तो टेन एंगल को मेंशन करना कंपलसरी है। टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। अगर हम परपेंडिकुलर के बारे में बात करें तो मेरे पास 2x लिखा हुआ है, देख करके कॉपी करना, अपने मन से कुछ नहीं, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। x अंडर रूट में 5, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन में रूट 5, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 10 के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कॉसेक के बारे में बात कर लीजिए। तो कॉसेक एंगल ए, ये एस लिखा हुआ है, COSEC, कॉसेक एंगल ए यानी कॉसेक थीटा, ये कॉसेक ए इज इक्वल टू, इसका ठीक अपोजिट होगा, मगर हाँ फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, फॉर्मूला तो लिखना ही होगा। तो इसका फॉर्मूला था h अपॉन में p। h क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका दिख रहा होगा 3x, परपेंडिकुलर क्या लिखा हुआ दिख रहा है 2x, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, मेरे पास में आ जाएगा 3/2। देखिए इसका ठीक अपोजिट ये होना चाहिए, कॉसेक होना चाहिए था। फॉर्मूला को देखिए, रिवाइज कीजिए पेज प्लेट करके, समझ में आ जाएगा। 2/3 है तो 3/2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बचा रह गया उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मेरे पास में सेक बचा हुआ रह गया, तो सेक ए के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे लिखिएगा फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला ही बोलेंगे h अपॉन में b। अगर h अपॉन में b बोलेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, कैंसिल आउट करने के बाद मेरा वैल्यू क्या आएगा, √5 अपॉन में 3, साधारण सा बात है। अब एक बचा रह गया है 4 5 6 कॉट ए 2 अपॉन में √5। फार्मूला लिखना आपका काम है, ये फार्मूला में लिख ही लीजिएगा, इसको छोड़ने का गलती भूल के मत कीजिएगा, वरना सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको लिखा हुआ है ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हम बोर्ड से हट जा रहे हैं, आप इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं, कर लीजिए। अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका देखिए, जो भी क्वेश्चन टफ लगे या फिर जैसा भी हो आप बताते जाइएगा। अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाए मेरी तरफ से ना, मान लीजिए बोले कि ठीक है घर पे कर लीजिएगा, या मेरी क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा तो आपसे उम्मीद तो कहीं जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्स तो आखिर आपका ही होगा, भलाई आज से आपका ही होने वाला। तो इस चीज़ से अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आराम से घर पे बैठ के कर लीजिएगा। खैर, अब हम लोग दूसरे तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ cos A इज इक्वल टू 4/5, cos A इज इक्वल टू 4/5। मेरा कहा मानिए तो जैसे जैसा साइन A बना था वैसा का वैसे cos A भी बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि cos A में सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। A के बारे में अगर हम क्या करते हैं, इस बार A को यहाँ लिख देते हैं, B यहाँ लिख देते हैं और C यहाँ पे लिख देते हैं। प्रैक्टिस को इन्हेंस करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही खतरों से खेल लीजिए। अगर मेरे पास में ये होगा तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब एग्जाम क्वेश्चंस में गिवन है cos A इज इक्वल टू 4/5। हम लोग को ये पता है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होने वाला है फॉर्मूला के थ्रू। तो बेस मेरे पास में कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, यानी कि हम लोग क्या ले सकते हैं 4x लिख सकते हैं। h की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं 5x लिख सकते हैं। अब इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में p क्या आ जाएगा, 3x के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 3x दिखेगा। सारा का सारा आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लीजिएगा, हर एक आइडेंटिटी को, उसके बगल में फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले को लिखने के बाद जिसका जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे। मान लीजिए हमको साइन ही निकालना, चलिए तो फार्मूला क्या लिखे, p अपॉन में h, ये p लिखा हुआ है, p अपॉन में h, और p की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को एग्जाम्स में, यहाँ पे देखिए 3x अपॉन में 5x, x कैंसिल आउट हो गया, 3 अपॉन में 5 आ गया, आपके पास ये आंसर बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास में इस आइडेंटिटी को छोड़ के, क्योंकि ये गिवन नहीं है मेरे पास में, इसको छोड़ के 5 और आइडेंटिटी को लिख लेंगे, ये आसानी से बन जाएगा। इसके निकालने का तरीका बता दिया गया था, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², उसी पे बेस्ड हम लोग इसको बनाएंगे और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का बनते चला जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें बोल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 11, केवल 11 है इसमें। तो देखिए बहुत साधारण सा बात है, tan थीटा इज इक्वल टू 11। तो अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि थीटा की जगह पे ये थीटा होगा, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहले एंगल रखे थे, पहले तो यहाँ रखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में एंगल को यहाँ रखे, थर्ड क्वेश्चन में वापस यहाँ कर दिए, क्योंकि हर बार आपके मन में ये आएगा कि चेंजेस इसी दोनों में होगा, 90 डिग्री में कोई चेंजेस तो होने वाला ही नहीं, क्योंकि इसके अपोजिट तो हमेशा से ही हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जो जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा ही यहाँ पे रह जाएगा। खैर, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है थीटा अगर ये है तो इसके ठीक अपोजिट क्या बनने वाला, परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या बनेगा बेस, ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं, यानी कि 1 हिडन है मेरे पास में। अब हमको ये पता है कि ये होगा p अपॉन में b,
यानी कि एच अगर निकालने के लिए बोला जाए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। पी की जगह पे 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट अंडर 11 का स्क्वायर करने पे 121 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 122। अब देखिए बहुतों को तो नहीं बोलेंगे, 122 का आप रूट निकाल लीजिए। रूट से 61 आ गया, 61 खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी कि रूट 122 आपका हमेशा के लिए एच के साथ में रह जाएगा। यानी कि एच के वैल्यू का आप लिख देंगे रूट अंडर 122। एक्स जो होगा वो तो बाहर निकल जाएगा, रूट 5 वाले केस में बता चुके थे, ये एक्स बाहर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक्स को इंक्लूड करते हुए बनाते हैं तो, और नहीं बनाते हैं तो ये सीधे सीधी मैथ बनेगा। हर एक नंबर को अब आपको वहाँ पे एक एक करके लिख लेना है, साइन कॉस टेन कॉट जो भी आपके पास में गिवन होगा रिस्पेक्टिवली लिखते चले जाइएगा, और आपका ये मैथ वैसे का वैसे ही बन जाएगा जैसा कि हम लोग इससे पहले का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको समझाया गया था। उम्मीद करते हैं कि थर्ड वाला पार्ट में जहाँ पे आपका ये होगा वो बन जाएगा। देखिए फोर्थ वाले पार्ट में बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 11/15। वही कहानी है, क्या बताएं कि आर डी शर्मा में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता तो है, मगर एक ही तरह का क्वेश्चंस वो बार बार पूछता है, क्योंकि आपका वो हाथ सेट हो जाए। कहते हैं ना कि वकील का काम होता है प्रैक्टिस करने का, डॉक्टर का काम होता है प्रैक्टिस करने का। अगर आपको मैथ जब भी बनाना होगा आप प्रैक्टिस लिख करके ही करेंगे तभी जा करके ये बनेगा, उसके बिना ये बनेगा ही नहीं। तो वही कहानी है। साइन थीटा के बारे में बोला कि 11/15 का ये आप बना लेंगे। फिर ये बोल रहा है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12। देखिए अल्फ़ा कुछ खास बात नहीं है, यहाँ पे थीटा को बहुत चालाकी से क्या किया कि अल्फ़ा में चेंज कर दिया। ठीक है, एंगल का नाम ही तो देना है, करना क्या है इसमें, ये एंगल का नाम सी हो, बी हो, बीटा हो, थीटा हो, अल्फ़ा हो, कुछ भी हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी जगह पे वो क्या किया, अल्फ़ा का यूज़ किया और लिखा हुआ है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12। तो ऑब्वियस बात वही कहानी है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12 का मतलब हो गया एक परपेंडिकुलर और एक बेस। हम लोग को ये पता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या जाएगा, h आ जाएगा। यानी कि h इज इक्वल टू 25 प्लस 144, रूट काटेंगे तो 169, 13 इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास में ये हाइपोटेनस निकल गया 13 का। इसके बेस पे अगला क्वेश्चन आप रेशियोज का बना लीजिएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 बोल रहा है तो ये तो और भी आसान सा चीज़ है, रूट को देख करके घबराने का कहीं से कोई बात नहीं है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि लिख दिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। तो ये पता है कि ये मेरे पास में परपेंडिकुलर होगा और ये मेरे पास में हाइपोटेनस होगा, तो बेस इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और p का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी कि रूट 1 आएगा, और रूट 1 का 1 काटेंगे, रूट काटेंगे तो 1 ही रहेगा। देखिए रूट 3 का स्क्वायर करने में या इसके नंबर के बारे में समझ लेते हैं पहले। रूट 3 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दिए, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो दो बातों को समझिए कि 3 को लिखने का तरीका 1/2 और ये 2 होगा, ये वाला 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 हिडन है। और जब भी कोई चीज़ हिडन होगा रूट में तो उसको हमेशा 1/2 के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे पावर क्या होगा, ये दोनों पावर होगा आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे का 2 डिनोमिनेटर का 2 और ऊपर का न्यूमरेटर का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा 3 बचेगा। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, या नहीं तो रूट 3 इंटू रूट 3 कर लीजिए, फिर तो आपको सेम पावर दिखेगा। और सेम पावर दिखने का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर में 3 1/2 है और 3 की पावर में 1/2 है। सेम बेस होने के वजह से पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। अब हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, 1/2 का अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो भी इस हिसाब से भी 3 की पावर 1 यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये अगर हो गया पी एच आ ही चुका है तो बेस आप फाइंड कर ही लेंगे इसका, सॉरी बेस तो वैसे ही फाइंड करके बताएंगे किस तरह से फाइंड आउट होगा, 1 इसका आंसर आएगा। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक को तो लिख करके बोल करके बता दिया गया है, आप उसका प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन बोल दे रहे हैं ताकि जिस बच्चों के पास बुक ना भी हो वो भी कम से कम इस चीज़ को अटेम्प्ट ले पाए, समझ पाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। सेम कहानी 7/25, b अपॉन में h करेंगे, b की जगह पे 7 और h की जगह पे 25 लिखेंगे, p निकाल लेंगे और p से सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। अगला बोल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। सेम कहानी p अपॉन b, h निकालेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। सेम ही कहानी, cot की जगह पे b अपॉन p का यूज़ करेंगे, जहाँ पे b होगा 12 और
जो p है वो आ जाएगा 5 का, h हमेशा 13 ही निकलेगा। अगला बोल रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, ये भी सेम चीज़ ही है। कॉस की जगह पे हम लोग b/h का यूज़ करते हैं, तो सेक की जगह पे h/b का यूज़ करेंगे। इसको बना लीजिएगा, मेरे लिए शायद बोलना बहुत आसान होगा क्योंकि हम लोगों का प्रैक्टिस में ये चीज़ शामिल है, मगर अगर आप इसको बनाएंगे तो यकीन जानिए फ़ायदा आपका ही करने वाला है, ठीक है। और जहाँ तक बात किसी के मोटिवेशंस का है, तो कभी किसी को मोटिवेट तो कहीं का जा सकता है, 1 दिन 2 दिन तक मोटिवेशन रखता है और फिर मोटिवेशन का बहुत उतर जाता है। अगर आप खुद में ये चीज़ चाहते हैं ना कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे कि प्राउड मोमेंट हो आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी, या किसी के लिए भी ना हो, भविष्य कम से कम आपका अच्छा बन सके, तो ये मेहनत खुद आपको ही करना होगा, आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला। खैर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। उसके बाद हो गया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। देखिए कॉसेक थीटा जहाँ पे लिखा हुआ √10 का हो तो हम लोग सिंपली लिख लेते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 है ना, हाँ √10। तो इसका मतलब वही हो गया, नीचे में 1 हिडन क्या होगा, 1 छुपा हुआ होगा। कॉसेक की जगह पे हमको पता है कि इसका मतलब होता है h/p। h की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि b निकालना है, b इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम √10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 - 1 यानी कि √9 आएगा। और पता है कि √9 को काटेंगे तो हमेशा क्या बचेगा मेरे पास में 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे ही 9 आता। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास में b लिखा हुआ है, p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो सारा कुछ दिया हुआ है, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही लिखना है। ये बार बार प्रैक्टिस ही आपके पास में आने वाला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो 12/5 का भी सेम ही कहानी है, जहाँ पे 12/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस में बोल रहा है तो b/h 12/15 है, सॉरी 5 नहीं, 12/15 है, कॉसेक थीटा का 12/15 है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न वो चेंज कर रहा है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन को वो पैटर्न चेंज करेगा वैसे वैसे हम लोग भी करते चले जाएंगे, समझते जितना तो है ना। बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो जैसे बोला जाएगा राइट एंगल एट B बनाने के लिए तो हम लोगों को राइट एंगल एट B ही बनाना होगा। अब यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे C आ गया। फिर ये बोल रहा है इफ़ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि A से B का जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर। B से C का जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर का। तो अब इसको AC फाइंड नहीं कर लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे √, ये h आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आएगा 625, ठीक। अब इसका रूट काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25। आपके पास में हाइपोटेन्यूज कितने का आ गया 25 का, बच्चे वाला था, बस इसमें स्टेटमेंट के थ्रू ये बात पूछ दिया था। पूछ रहा है डिटरमाइन कॉस A साइन A, कॉस A फाइंड करेंगे। A फाइंड करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपके पास में ये 7 मेरे पास में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पर रहेगा ही। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन C बताइए और कॉस C बताइए। तो साइन C जब ये पूछेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाइएगा, ये आसानी से, बहुत आसानी से बन जाएगा। 1 सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि ये तो हो गया आपके पास में एक एक करके। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर 10 पॉइंट ये फाइंड 10p cot p, ये ठीक जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे बना देते हैं। तो ट्रायंगल्स को बनाने के लिखने के बाद वजह होता है, ट्रायंगल तो जब भी बनेगा वो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। हाँ ये हो सकता है कि A B और C अपने आप में चेंज कर जाए, तो ठीक है चेंज कर जाएगा तो चेंज कर लेते हैं। मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, नंबर अगर अच्छा चाहिए और खुद के लिए चाहिए, दूसरों के लिए नहीं कि मम्मी पापा को बना के दिखा देंगे। PQR ये ट्रायंगल हो गया, इसमें PQ का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 12 का और P से R लिखा हुआ 13 का। तो अब ऐसे बात है कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर करने पर 144 और पूरे का रूट काटेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 25, यानी कि 5 आ गया। बेस आ गया कितने का 5 का। अब अगर ये आ गया है तो ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड 10p एंड cot R।
tan p फाइंड करना है। तो tan p फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो p जब भी ये होगा मेरे पास परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 5। हम लोग को फॉर्मूला पता है कि tan p अगर लिखेंगे tan p इज इक्वल टू p अपॉन में b विच इज इक्वल टू, जैसे p होगा मेरे पास में ये क्या बन जाएगा 5 का 5 अपॉन में 12 ये आ जाएगा आपके पास में। अगर पूछ रहा है cot r के बारे में तो ठीक है, cot r इज इक्वल टू r cot ये होने पे ये क्या बन जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर। तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर लिख देंगे। बेस संयोग से इस बार क्या है 5 है और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपके पास में 12 है। ठीक, इसी में अगला पूछा इज tan p इज इक्वल टू cot r, क्या tan p cot r के इक्वल है, तो देखिए बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल है 5/12 5/12 आ रहा है तो दोनों इक्वल ही होगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इफ tan a इज इक्वल टू 9/41 कंप्यूट cos a एंड tan a। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब समझ में आना शुरू हो गया होगा कि जहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है sin a इज इक्वल टू 9/14, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। sin a बोल रहा है, b बोला, c बोला। sin a बोला है आपके पास में 9/41, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 41, ये हो गया 20 आपका। अब 41 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 का स्क्वायर से माइनस कर लेंगे, जो रूट रहेगा रूट काट करके इसके वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कंप्यूट cos a tan a, cos a tan a को फाइंड करना वैसे भी रिस्पेक्टिवली मेरे ख्याल से आसान होगा, क्योंकि cos के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे cos के बारे में तो cos होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, tan के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। ये कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a cos a। हाँ ये क्वेश्चन बताने वाला से ज़्यादा समझाने वाला है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन cot a इज इक्वल टू, तो वापस से जैसे वो चेंज किया तो यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a बोला, वापस से a यहाँ पे, b यहाँ पे, c यहाँ पे। 15 cot a इज इक्वल टू 8 ये बोला गया, और आपको फाइंड करने के लिए फिर बोल दिया है sin a sec a। तो क्या इस cot a को हम लोग ऐसे ले सकते हैं 8/15, तो क्या दिक्कत है, एक मेरे पास में बेस आ गया और एक मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। और वैसे बात है 15 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास में 225 आएगा, और बेस का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 64 आएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो मेरे पास में क्या बन जाएगा 289, और इस पूरे का रूट काटेंगे तो 17 के इक्वल आ जाएगा। अब ये मत बोल दीजिएगा कि टीचर होकर के शॉर्टकट बता रहा है, ये कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बस बताने का एक तरीका था जिससे आपको समझ में आ सके कि मैथ को और भी अच्छे से हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में तो हम इसका भी शॉर्टकट बता देंगे, चिंता की बात ही नहीं है। तो ये मेरे पास में ऐसे निकल के आ गया, और जैसे ये आ जाएगा तो फिर जो भी ये बोल रहा है सेक साइन ए सेक ए वो आप आसानी से निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू इफ पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यू आर 3 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी साइन आर सेक पी सेक आर। आसान सा है, एंगल को चेंज कर रहा है बार बार और बार बार इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला। इसके अलावा इसमें कुछ खास तो पूछ ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस बात है हम लोग बार बार एक चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए अगर आपको एक बार में समझ में ना आया, अगर आप इसको छोड़ कर शुरू में ही हट गया कि अरे यार इतना मैथ कौन बनाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तब तो चीज़ वहीं पे रुक जाएगा, फिर तो काम ही खत्म होगा। यानी कि आपका अगर जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तब तो कुछ बोला ही नहीं सकता है। मगर हाँ, अगर आपको उस अचीवमेंट तक पहुँचना है तो मेहनत तक वो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कभी किसी को चीज़ नहीं मिलता। लक वक्त साथ देता है मगर एक समय के बाद साथ दे देता है, तब तक आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो लक साथ दे कर कहीं क्या कर लेगा फिर। चल यहाँ तक हो गया, ये फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूट करने के लिए। इस तरह के नया क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन को कर भी लेंगे ताकि ये समझ में आ सके, और फिर हम लोग आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाए, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बोल रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 रहने देते हैं। अब वो थीटा बोल रहा है, एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये लिखा हुआ है आपके पास में। अगर आपको ये दिख गया तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि ये b/p के बारे में बात कर रहा है। इस एंगल को थीटा बोल दीजिए अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए आप इस एंगल को थीटा बोल दिए।
तो बेस जो था वो क्या कहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का स्क्वायर करने पर 49 3113 आ गया। रूट काटेंगे तो इसका रूट भी कटने पे 113 ही आएगा, कुछ और आना ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 113। आपसे जो बोल रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वो बोला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। फॉर्मूला बोला कि ये आपके पास में गिवन है cot थीटा = 7/8। फाइंड करने के लिए जो बोला है वैल्यू को वो बोला है 1 + sin 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए बोला। जब अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, दोनों के बीच में इनटू है, प्लस का और माइनस का साइन है, तो ये a² - b² के फॉर्मूले पे जा रहा है, तो सिंपली लिख दीजिए 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। ठीक, अगर आपको अभी तो स्टार्टिंग लेवल पे है ना, मगर जब आप इसको और भी ज़्यादा डेप्थ से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा 1 - sin² थीटा = cos² थीटा, 1 - cos² थीटा = sin² थीटा होता है। और cos बाई साइन करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा cot का, तो सीधा cot का देख करके हम लोग लिख देना। अगर यहाँ पे क्या चीज़ 7/8 तो वापस से 7/8 ही इसका आंसर आ जाएगा। वैसे तो बना के देख लेते हैं। 1 - sin² थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 की जगह पे तो 1 ही रहेगा, sin² थीटा लिखा हुआ है यानी कि 1 - साइन की जगह पे p/h होता है, यानी कि 7/p यानी कि 8/√113 और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - cos की जगह पे b/h होगा, तो b की जगह पे 7 और √113 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 - 64/113 अपॉन 1 - 49/113। देखिए बहुत सा बच्चा तो इस 1 को ही काट देता है, तो ऐसा गलती भूल के मत कीजिएगा। पहले एलसीएम लेके इस पूरे टर्म को एक करना होता है। तो एलसीएम ले लिए 113 आ गया, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, नीचे 1 है। 1 को 113 लाने के लिए यानी कि 113 लाने के लिए हम लोगों को 113 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 113 - 64 अपॉन में 113 - 49 अपॉन में 113। 113 हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ताकि नंबर को लेके क्लियरली रहे। आप ऐसे प्रैक्टिस मत कीजिएगा, 113 नहीं बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इसको चेंज करने में भी बहुत जगह दिक्कत होता है, तो यहाँ पे भी बता दे रहे हैं 113। देखिए 113 में से अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 49, तो 49 अपॉन में 113। ये मेन डिवाइड का साइन है, तो इसकी जगह पे उन्होंने क्या किए, मेन डिवाइड का साइन लगा दिए। 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास में 64, यानी कि 64 अपॉन में 113। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं 49 अपॉन में 113, डिवाइड का साइन जैसे इंटू में हो जाएगा 113 अपॉन में 64, ये और ये कैंसिल 49 अपॉन में 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे को 7/8 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए ये वैसे आंसर तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मगर हाँ ये याद रखिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर भी करेंगे। आपसे हम ये पहले भी बोले थे कि इसका आंसर 7/8 आएगा, तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे आप स्क्वायर लगाएंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और सही जानिए यही इसका आंसर सही मायने में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मगर इसको पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इससे आसान चैप्टर नहीं होने वाला, आपको पहले ही बोले कि अगर आपका नंबर ख़राब आ रहा है इस चैप्टर को अगर आप अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, और ये बहुत आसानी से हो भी जाएगा, चाहे आप किसी भी बुक से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं आर डी शर्मा के बारे में पढ़ा रहे तो आप आर डी शर्मा से, किसी भी बुक से अगर आप एनसीईआरटी वगैरह से भी पढ़ रहे हैं और अच्छे से कंप्लीट कर ले रहे हैं तो भी आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। और एक बार नंबर अगर अच्छा आ गया ना तो आप खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाएंगे अच्छा नंबर और अच्छा नंबर लाने के लिए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगले पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा। देखिए वो तो कॉट स्क्वायर थीटा आ ही गया था, सेम ही इसका आंसर होगा। फिर 8 नंबर में पूछ रहा है इफ़ 3 cot A = 4, तो आपको पहले क्लिक कर गया होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बनाया है। 3 cot A = 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको लिखना होगा कि cot A = 4/3, यानी कि B/P आ गया। B आपके पास में दिया हुआ है, P आपके पास में दिया हुआ है, तो H फाइंड कर लेंगे, 5 आ जाएगा।
फिर ये बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये होगा या नहीं होगा। तो जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसा का वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें LHS लिखेंगे एक तरफ में और एक तरफ में RHS लिखेंगे। शायद इस क्वेश्चन को बता देना चाहिए। लिखा हुआ है 1 माइनस, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन ये 1 लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 की जगह पे तो 1 हो गया, 10 की जगह पे अगर आपको ये याद होगा तो ये ऐसे बनाया हुआ था। पहले तो लिखा हुआ था कॉट, लिखा हुआ है कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, 4/3। तो ये तो पता है कि ये मेरे पास बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो जो h आने वाला है वो 5 होगा। थीटा को बहुत चालाकी के साथ में आप यहाँ पे लिख लीजिए। थीटा को क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 5 यहाँ पे। थीटा अगर ये होगा तो ये कितने का आ जाएगा, पी हो गया 3 का और ये आ गया 4। आप यहाँ पे एक एक करके वैल्यू को पुट कर दीजिए, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना। 10 के बारे में पता है P/B, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 9/16 अपॉन 1 लिखा हुआ है 1 लिखेंगे। 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है, 10 की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं वापस से 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करने पे 16। एलसीएम ले लीजिए 16 माइनस 9/16 बड़ा वाला अपॉन इस वाले के लिए, वापस से 16 प्लस में 9/16। तो 16 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या नंबर आएगा 7/16। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन को इंटू में पहले डिवाइड ही रहने दीजिए। 9 प्लस 25 6 करेंगे तो क्या जाएगा 25/16। 7/16 डिवाइड को इंटू में चेंज कर लिए 16/25, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 7/25 हो गया सॉल्व करने पे। अगर आपका इसको सॉल्व करने पे 7/25 आ रहा है तो आप ये बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा, और अगर ये नहीं आएगा तो बोलेंगे साफ साफ कि नहीं ये होगा ही नहीं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे cos A माइनस sin A। cos A की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं cos की जगह पे वहाँ पे देखेंगे B/में यानी कि 4 का स्क्वायर, तो सीधे लिख देते हैं 16। 4 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 16 और 5 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 25 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 9 और हाइपोटेनस क्या लिखा हुआ 25, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे 25 16 माइनस 9 एलसीएम ले लेंगे। 16 में से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/25। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू था और यहाँ पे जो वैल्यू था इन दोनों ही कंडीशंस में आप एरो वेरो मत लगा दीजिएगा। LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो हम लोग पहले यहाँ पे LHS को लिख के सॉल्व करते हुए दिखाएंगे और फिर अगली तरफ RHS को लिख करके यहाँ पे सॉल्व करते हुए लिख करके दिखाएंगे और फिर ये लिखेंगे कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, और ये आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसके अलावा भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो है सो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। मेरा ये ख्याल है कि अब तक जो है सो तकरीबन 45 मिनट के आसपास में हो गया होगा बनाते हुए। तो आपको भी 45 मिनट तक कम से कम डेडिकेटेड रहेंगे तो 1 घंटा तो मेरे साथ हो गया, और 1 घंटा में आपको मैथ बना लेना है, 2 घंटे का टाइम चाहिए। अगर आपके पास में बुक होगा तो वैसे ही आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये बनाना कैसे है, और आप फिर आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ tan A इज इक्वल टू A/B फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस sin A cos A माइनस sin A। ठीक है, इसमें कुछ किया नहीं है, बस वो A और B के रूप में कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो A और B के रूप में कंफ्यूज तो नहीं होना हम लोगों को। हम लोगों को करना क्या है इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मेरे पास में लिखा हुआ है tan A इज इक्वल टू A/B। ठीक है, अगर मेरे पास में ये अगर वो होता क्या बोलते रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो A का मतलब हो गया ये और B का मतलब हो गया ये, तो ये क्या आ जाएगा A² प्लस B²। इसके अलावा और आ ही कह सकता है मेरे पास में। फिर ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A। इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। cos थीटा माइनस
थीटा लिखा हुआ है, थीटा ही लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साधारण से बात है, कॉस की जगह पे बी अपॉन ये, यानी कि बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, फिर लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे ए अपॉन ये लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा की जगह पे बी अपॉन में ये तो लिख दिए बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन की जगह पे वापस से वही कहानी रिपीट, ए अपॉन में ये तो लिख दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दो तरीका, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर आप कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आपका मन करे, मेरा मन कर रहा है कि हम लोग एलसीएम लेके बार बार बनाते हैं, इस पर कॉमन ही ले लेते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस ए अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वापस से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा b माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे नंबर मेरे पास में सेम है, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बचा रह गया आपका b प्लस ए और b माइनस ए। सॉल्व करने पे इसका वैल्यू पूछा गया था, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू यही आएगा। आप चाहें तो इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं 9th का। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10th नंबर की तरफ लिखा हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका भी वैसे ही बनेगा जैसा कि ये बन रहा है, जैसा कि अब तक बनाए थे, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है भी नहीं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इफ़ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा 4 अपॉन में 3। अब आपको फाइंड करने के लिए बोला है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो वैल्यू ही रखना और 4 से मल्टीप्लाई करते जाना, क्योंकि 4 cos थीटा बोला गया, तो 4 इंटू cos थीटा के वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा लिखा हुआ है, तो 2 cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, cos का वैल्यू प्लस साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11th नंबर में, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। तो ठीक है, जो भी आपके पास में वैल्यू बोला गया उस वैल्यू को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, वही वैल्यू होगा, और जो मल्टीप्लाई के केस में लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा कहा मानी तो तकरीबन 50 मिनट के आसपास हो गया होगा। और इतने क्वेश्चन भी अगर आप बना के रख लेते हैं एक दिन के अंदर में, हालांकि इसके बेस पे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा, मगर चूंकि हम आपसे बोले हुए हैं कि हर एक क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना ही होगा, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी मुझे टेढ़ा टाइप का दिखेगा वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक बार बनाइए, बोरिंग तो नहीं लगेगा बनाने में। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड होकर के पढ़ेंगे तो यकीन जानिए ये मैथ आपके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला, बिल्कुल ये बोरिंग नहीं होने वाला, क्योंकि बिल्कुल ही हम लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं। चलिए, अलजेब्रा में किसी कारण से प्लस माइनस में गलती हो गया तो कम नंबर आ गया, ज्योमेट्री पहले से पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ख़राब नंबर आ गया, माना जा सकता है। मगर जिसको आप पहली बार पढ़ेंगे उसमें गलती का उम्मीद तो नहीं हो सकता ना। तो नया शुरुआत कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये नया चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। 11th तक हो चुका है, अगला जो वीडियो आएगा वो 12th क्लास के बाद, 12th क्लास बोल रहे हैं, एक्चुअली पढ़ाते क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से जो है सो सारा का सारा वो अपडेट हो जाएगा। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट्स कीजिए, आपका कमेंट्स का रिप्लाई बहुत जल्दी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।